अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मीर तकी मीर की गज़ल है। गज़ल किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि गज़ल जो है उसके मायने हैं, लुग़त के एतबार से गज़ल के मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गज़ल का कोई मौजू नहीं होता। जिस तरह आप लोग नज़्म पढ़ते हो तो नज़्म का एक मौजू होता है, जैसे हमद हो गई, जैसे नात हो गई, जैसे आप लोग और गज़लें नज़में पढ़ते हैं। ठीक है, उस तरह हर जो नज़्म है उसका कोई ना कोई मौजू होता है। जैसे बरसात की बहारें हो गई, ये भी एक नज़्म है। ठीक है, इसके अलावा पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ये भी एक नज़्म है। तो ये नज़्मों के नाम हैं, उन्वान है नज़्मों के। ठीक है, लेकिन गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई मौजू नहीं होता। ठीक है, और इसकी एक खसूसियत ये भी है कि इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है, यानी हर शेर जो है वो अपने अंदर मुकम्मल है। जो बात उसमें कही जा रही है वो बस उस शेर में मुकम्मल हो जाती है, और हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो ये ज़रूरी भी नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बात एक शेर में कही जा रही है वो दूसरे में उससे रिलेटेड चीज़ें भी कही जा रही होती हैं। ठीक है, लेकिन हर शेर जो है वो अपने मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। ठीक है, इस हवाले से वो दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। इसके अलावा गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रिदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया आपको पता है हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो हुबाब, सराब, ठीक है, औकात, इस तरह से ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। और हम रिदीफ़ अल्फाज कहते हैं, यानी सेम वर्ड जो ऊपर वाले मिसरे के एंड पे लिखा हुआ है वही आपके दूसरे मिसरे के आखिर में लिखा जाएगा। जैसे अभी हम ये गज़ल पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। जैसे है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसमें की सी है जो है वो रिदीफ़ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना है। और इसके अलावा गज़ल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता है। ठीक है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। और मक्ता का मतलब होता है काटना। ठीक है, कता करना, यानी मुराद ये है कि आखिरी शेर। लेकिन आखिरी शेर ये तब मक्ता तब कहलाएगा जब इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। अगर मक्ता में शायर अपना तखल्लुस नहीं इस्तेमाल करता तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दोबारा से आपको बता रही हूँ कि अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो वो मक्ता कहलाएगा, और अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। ठीक है, और मतला आपको पता है कि निकलने की जगह को कहते हैं। ठीक है, और गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, जहाँ से गज़ल या कसीदा शुरू होता है। और मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रिदीफ़ होते हैं। चलें, अब मैं आपको मीर तकी मीर का तारुफ़ पहले पढ़ाऊँगी जिन्होंने ये गज़ल लिखी है। और मीर तकी मीर सने पैदाइश है 1723 और सने वफ़ात है 1810। हाईलाइट कर लें सने पैदाइश और सने वफ़ात को। मीर मोहम्मद तकी नाम, यानी मीर तकी मीर का असल नाम था मीर मोहम्मद तकी, हाईलाइट कर लें, ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है। और मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था, हाईलाइट करें मीर अली मुत्तकी। आप आगरे में पैदा हुए, हाईलाइट करें आगरे को। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, सैयद अमानुल्लाह को हाईलाइट करें, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। मुरीद मतलब शागिर्द, दीनी शागिर्द, और मुँह बोले भाई यानी ज़ुबान से किसी को अपना भाई या बहन बना लेना, हकीकी भाई बहन ना होना, उसको मुँह बोला भाई कहते हैं। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। हाईलाइट करें आगरे को, ठीक है, और दिल्ली को। और तलाश मुआश का मतलब है नौकरी की तलाश में। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। नादिर शाह हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम था। ठीक है, तो उस हमले में वो नवाब मारा गया। तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफ़ उद दौला के दरबार से वाबस्ता हुए मुंसलिक हुए।
ہائی لائٹ کریں آپ لکھنؤ کو اور نواب آصف الدولہ، اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کا مطلب ہے غزل، یعنی کلام کہنے کا فن جس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلام کہنے میں مہارت رکھنے والا، ٹھیک ہے، لیکن ویسے خدائے سخن جو ان کا اس کا مطلب ہے غزل کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی کوشش، اصناف کا مطلب ہے اصناف صنف کی جمع ہے اور قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس کو غزل گوئی کو، اور وہ پیچھے خدائے سخن کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم موسیقی اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف، شاعرانہ عظمت یعنی شاعرانہ جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور اعتراف قبول کرنا۔ اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، ہم عصر شعراء، ہم زمانہ شعراء، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ متاخرین کہتے ہیں بعد میں آنے والے شعراء، اور سراہا ہے تعریف کی ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ ہائی لائٹ کریں بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، اور سرتاج شعرائے اردو کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو کے شعراء کے سر کا تاج، ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت کہتے ہیں خود پر لکھی گئی کتاب، یعنی میر نے اپنے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ذکر میر۔ ہائی لائٹ کریں اس کو۔ ایک تذکرہ لکھا ہے نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ ہائی لائٹ کریں ایک تذکرہ نکات الشعراء کو، اور اردو کے جو دیوان ہیں وہ ان کے دواوین جو ہیں وہ 6 ہیں، اور فارسی کا ایک ہے، ان کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ دواوین دیوان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شاعروں کے کلام کا مجموعہ۔